हाँ बेटा, अपन ने 36 क्वेश्चन होता कर लिए थे, भारी भारी क्वेश्चन। आज अपन आता है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, भारी क्वेश्चन चल रहे थे। अगला देखो क्वेश्चन क्या, इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन एन एंगल 60 डिग्री इज 12 पर मिनट। हर मिनट में 12 पार्टिकल आपको मिल रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे। हाँ याद है, एक्सपेरिमेंट किया था अपन ने गोल्ड फॉइल, ठीक है। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर मिनट स्कैटर्ड एट एन एंगल 90 डिग्री विल बी। तो स्कैटरिंग एंगल दिए हुए और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछे। देखो अपन ने क्लास में जब इसकी थ्योरी पढ़ी तो हमने ये ग्राफ जरूर बनाया कि कितने एंगल पे कैसे पार्टिकल मिलते। तो अपने को पता पड़ा था कि स्कैटरिंग एंगल जब 0 होता है तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, नंबर ऑफ अल्फा, ठीक है। तो जब 0 एंगल होता है तो बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है स्कैटरिंग एंगल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होते जाते हैं। याद है 20,000 में से एक 180 पे डेविएट हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है एटम के अंदर, ठीक साहब। लेकिन अपन ने कोई न्यूमेरिकल रिलेशन नहीं देखा, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी, ठीक है बेटा। ये तो हाई फाई क्वेश्चन में आता है, पहली बात तो कोई पूछ नहीं रहा, ये सब बीएससी लेवल की बात है, लेकिन फिर भी अपन करते हैं। क्यों? क्योंकि अपन किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इज अ वेरी स्कोरिंग और रफ कैलकुलेशन को मैंने बता ही दिया था। अब यहां पे बात चल रही है नंबर ऑफ स्कैटरिंग एंगल एंड नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, इनके बीच में जो रिलेशन होता है बेटा। अब अपने को एग्जैक्ट रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एनी एंगल थीटा स्कैटरिंग एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin की पावर 4 थीटा बाई 2। ये भैया थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन एंगल ऑफ स्कैटरिंग का हाफ की पावर 4। साइन की पावर 4 एंगल ऑफ स्कैटरिंग का हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा नीचे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मैं बोलता हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम आते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो यही तो ग्राफ बना था, जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होते जाएंगे। सही बात है, क्योंकि नीचे वाली चीज बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल लॉजिकल रिलेशन है कि साइन की पावर 4 नीचे आना चाहिए, क्योंकि साइन एंगल बढ़ने के साथ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल घटेंगे। याद है 180 पे स्कैटरिंग तो लगभग नेग्लिजिबल पार्टिकल है, एक की हुई 20,000 में से, ठीक साहब। अब देखो, अब मेरे को जो काम करना वो देखो, मेरे को दिया हुआ है पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है, n1, ठीक है। मेरे को n2 निकालना था, मैं बोल दूं n1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, लिख दो सम कांस्टेंट c इनटू साइन, सॉरी नीचे आएगा, सम कांस्टेंट c 1 अपॉन साइन की पावर 4। पहला 60 डिग्री पे है ना, 60 डिग्री पे, तो मैं बोल दूं ये 60 बाई या थीटा 1/2 कर दो, चलो थीटा 1/2 है ना, यहाँ थीटा 1 की वैल्यू 60 लिख दूंगा, और ये कांस्टेंट लगाया बस, और कुछ नहीं करा, इक्वेशन 1। अब सेकेंड आ जाओ, n2 इज इक्वल टू c 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 2/2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करो, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। मेरे को n2 को ऊपर रखना क्योंकि n2 अननोन है मेरे लिए बेटा, दिस इज इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1। तो यहां से मैं बोल दूं n2 अपॉन n1, n1 तो पता है अपने को 12 पर मिनट दिए, इज इक्वल टू c से c कैंसिल हो गया। अब n2 में साइन नीचे आएगा और n1 का साइन ऊपर आएगा, तो साइन की पावर 4 या 4 ऊपर, चलो साइन की पावर 4 थीटा 1/2 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 2/2, ये आ गया। तो यहां से अब आ जाओ, साइन थीटा 1 पहला एंगल कितना था बेटा, देखो थीटा 1 थीटा 2 कितना दिया, थीटा 7 60 और थीटा 2 90 है, तो बोल दो दिस इज 60 डिग्री बाई 2, ठीक है, की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 4 90 डिग्री बाई 2, ये n2 है ना, ये आ गया ये n2, और इधर आ जाएगा n1 आ जाएगा 12 पर मिनट, 12 पर मिनट। याद है पहले वाले जो पार्टिकल थे वो नीचे से n1 उधर भेज दिया, तो 12 अल्फा पार्टिकल पर मिनट मिले, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, ठीक है, ठीक सर। तो यहां से देखो अब कितना आ जाएगा बेटा, ये 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ, और ये 45 डिग्री 1/√2 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू 12 पार्टिकल, तो ये 12 पर मिनट, ठीक साहब। अब यहां से देखो तो ये आ जाएगा 16 और ये 1/4, तो मैं बोल दूं 1/4 आ जाएगा, तो दिस एम्प्लाइज n2 इज इक्वल टू, यहां देखो 1/16 इंटू ये 4 ऊपर इंटू 12, तो मैं बोल दूं ये 4 बार कट के 3 पर मिनट, तो 3 अल्फा पार्टिकल पर मिनट मिलेंगे आपको। कहां पे 3 अल्फा पार्टिकल पर मिनट मिलेंगे 90 डिग्री में, अगर 60 पर 12 मिले तो। वेरी गुड, तो ये रिलेशन समझ में आया क्या बेटा आपको? ये सब बीएससी में पढ़ते, इसका डेरिवेशन वगैरह सब अभी अपने किसी काम के नहीं है, ठीक है। अब अपन एक आधा क्वेश्चन कहीं अटक जाए तो अपन ने दे दिया, बाकी कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है, लीस्ट इंपोर्टेंट बट ठीक है ना। भारी क्वेश्चन करते तो कर लिया अपन ने, कोई बात नहीं। तो सर ये बात समझ में आई। और देखो बेटा ऐसा है कि इंपैक्ट पैरामीटर पे भी होता है, जब बात चल ही रही है तो रेशियो ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट
फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट 60 डिग्री एंड 120, स्कैटरिंग एंगल दिया है 60 डिग्री और 120 डिग्री, दो स्कैटरिंग एंगल, दोनों के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर है का। हाँ बेटा, तो अपना वो क्वेश्चन उड़ गया था, अपन ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, अब अपने को सॉल्यूशन लिख रहा हूं बेटा, वापस क्वेश्चन मेरे से नहीं लिखा जाएगा। तो अपने को रेशियो ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर निकालना, रेशियो ऑफ, तो रिलेशन बिटवीन, देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर है ना, इम्पैक्ट पैरामीटर बी एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है, थीटा इज, ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर बी है ना, इज प्रोपोर्शनल टू कोट ए। बेटा इसमें भी एग्जैक्ट रिलेशन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर चलो के जेड ई स्क्वायर, सॉरी जेड ई स्क्वायर है ना, जेड हो जाएगा ये अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो के लिए आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इनटू कोट थीटा बाई 2, ये होता है वेयर थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, ये। तो अभी मेरा इस गार्बेज की कोई मतलब नहीं, मैं बोल दो इम्पैक्ट पैरामीटर का रेशियो, तो b1 अपॉन b2 पूछा था अपने से है ना, और एंगल कितना था 60 और शायद 120 है ना, हाँ, तो यहां आ जाएगा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू कोट 60 डिग्री बाई 2 प्रोपोर्शनल है अपॉन सी कोट 120 डिग्री बाई 2, ठीक है। पहले थोड़ा एनालिसिस करते, अपने रेशियो दिए थे, देख रेशियो में ऑप्शन में क्या था, एक था 3:1, एक था शायद 1:3, और एक था √3:1, और एक नन था, मैं उसको 1:√3 कर देता हूं। अब यार एक बात बता दूं कि जिसका इंपैक्ट पैरामीटर, जैसे स्कैटरिंग एंगल एक 120 था, तो जिसका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा, मैं बोल दूं उसका इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा। ये जैसे एक 120 से डेविएट हुआ है ना, और एक हुआ 60 से, तो मैं बोल दूं 60 वाले का इंपैक्ट पैरामीटर वो थोड़ा दूर होगा न्यूक्लियस से, और जो 120 वाला वो न्यूक्लियस के करीब होगा, तो 120 वाले का इंपैक्ट पैरामीटर कम आएगा, मैं बोल दूं B2 कम आएगा, B2 विल बी लेस। तो क्या मैं बोल दूं लॉजिकली B2 विल बी लेस देन B1, तो जो इंपैक्ट पैरामीटर होगा वो B2 का कम होगा, मतलब हाँ B2 विल बी लेस देन B1। तो क्या मैं बोल दूं ये कम और ये ज्यादा होगा, तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, ये गया, तो इन दो में से एक बचा बेटा, वो नन हटा के मैंने ये कर दिया, तो आंसर विल बी इन बिटवीन A एंड C, ठीक सर। तो अब यहां से आ जाओ बेटा, तो B1 अपॉन B2, अब अगर मैं सोल्व करूंगा तो C से C कैंसिल हो गया, और कोट 30 डिग्री, tan 30 का उल्टा, तो tan 30 होता है कितना 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा, कोट होता है 1/10, तो 1/10 30, तो tan 30 1/√3, तो ऊपर आ गया √3, कोट 60 होता है tan 60 का उल्टा, तो 1/√3, ये ऊपर चला जाएगा, मैं बोल दूं 3/1 हो जाएगा, 3:1, ये। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3:1। सर समझ में आ गई, तो 3:1 वुड बी द आंसर। क्लियर है क्या? ओके सर। अब आ जाओ बेटा एग्जाम्पल 39, अब अपने को लिखने पड़ेंगे, तो ये इंपैक्ट पैरामीटर, अब एग्जैक्ट वैल्यू थे इंपैक्ट पैरामीटर की। वो क्वेश्चन क्या था, इफ अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद यही था, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड with an angle 90 degree, theta equal to 90 degree in gold foil experiment, ठीक है। गोल्ड के लिए Z बराबर 79 ले लेना, देन फाइंड आउट इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ दिस अल्फा, फाइंड आउट इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देख थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर दिया, इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर दिस अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इस अल्फा पार्टिकल के लिए इंपैक्ट पैरामीटर बताना है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं इंपैक्ट पैरामीटर, अब एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मैं बोल दूं ZE² अपॉन 4πε0 है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू कोट थीटा बाई 2। ओके सर, ये फॉर्मूला तो हमारे को याद करवा दिया आपने, बिल्कुल सही है। तो गोल्ड के लिए 79 लिख दूं, और 1/4πε0 9 × 10⁹ होता है बेटा, ये के ही तो होता है 1 अपॉन दिस, ठीक सर। जेड की वैल्यू गोल्ड के लिए 79, यस, ठीक है। उसके बाद E 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, सर अरे ई वो वाला नहीं, ई की वैल्यू बात कर रहा हूं मैं, कोट, और ये 90 का आधा 90 डिग्री बाई 2, ये अपॉन
यहां पे देखो के अल्फा, अल्फा पार्टिकल की 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 ये जूल बन गया। ए मेगा का 10⁻6 और ये ई सर मेगा ए, तो ये यहां से एक ये कट गया पावर। अब ये देखो 10⁻6 यहाँ के 3 बची, तो यहाँ पे 3 बची पावर, तो 9003 और ये 5, तो 9 इंटू 79 डिवाइड बाई 5 10⁻3 3 हो जाएगा -16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−16। क्यों? -19 में से 3 आई थी ना यहाँ, हाँ, और कोट 45, तो 1045 का उल्टा तो 1 ही आएगा जानबूझ के। ठीक है, चला जाओ। अब ये कैलकुलेशन मैं बेटा कैलकुलेटर से कर रहा हूं, देखना फर्मी में आएगी डिस्टेंस, ए न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, देखते क्या आती है ना, फर्मी से तो थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए, क्यों? नहीं तो फिर वो मर्ज होने लग जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा आ जाएगी थोड़ी सी, पर हाँ आसपास आएगी। 9 इंटू 79 इंटू 1.6 है ना, इक्वल टू आया अपना डिवाइड बाई 5 है ना, जो भी दिया है वो सब कर लिया मैंने। तो यार 227 कितना आ रहा है ये, तो b बराबर 227.5 इंटू 10⁻⁻ कितना था ये, -16। अब बेटा इसमें से 2 जीरो उधर दिया, तो 2.27 इंटू 2.275 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, अच्छा रहा थोड़ी सी ज्यादा ही फर्मी से। ठीक है, ये बीट ये इम्पैक्ट पैरामीटर तो लगभग 22 फर्मी के आसपास है, यूं समझ लो ना, 22 फर्मी। हाँ, ये डिस्टेंस इतनी है कि न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगे, नहीं तो मर्ज हो जाता अट्रैक्ट होके। ठीक है, इसीलिए वो रिपेल हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। बेटा समझो इस बात को, ए बेटा इसका एनालिसिस भी तो कर मेरे लाल, इसको लिख दो और करके लिख, और यूं ज्यादा समझ में आएगा। 22.75 फर्मी एंड दिस इज मच मोर दे, है ना, मतलब न्यूक्लियर फोर्स विल नॉट एक्ट, हेंस न्यूक्लियर फोर्स विल नॉट एक्ट, न्यूक्लियर मोरल ऑफ द फोर्स विल नॉट एक्ट, है ना, इस डिस्टेंस पे विल नॉट एक्ट। इस डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स तो लगेंगे नहीं, और जब न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, उससे रिपेल हो जाएगा। क्लियर है सर, समझ में आ गई? ठीक सर, ठीक है, चलो साहब 39। ठीक है, अब आगे आ जाए बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गए सारे बारी बारी। तो इंपैक्ट पैरामीटर, स्कैटरिंग एंगल में रिलेशन बता दिया, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल उसमें रिलेशन बता दिया। अब देखिए कोलिजन पे क्वेश्चन बनता है, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे, ये कौन सा हो गया बेटा, 39 ना, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, हालांकि मैं तेरे को डायरेक्ट याद करा था, चल छोड़। अब ए मूविंग हाइड्रोजन एटम नेक्स्ट है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन with another hydrogen atom with a stationary hydrogen atom. ठीक है, both are in ground state, both are in ground state, in ground state, है ना। ये तेरे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 16 एग्जाम्पल का। what is the what should be the minimum kinetic energy of moving hydrogen atom, of moving H atom, so that any one of them, so that any one hydrogen atom will reach to first excited state, to the excited state. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम की क्या हो, मूविंग हाइड्रोजन एटम की, कि दोनों में से कोई एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, चाहे वो 2 में पहुंचे चाहे 1 में, मिनिमम चाहिए मुझे तो। ठीक सर, अब देख बेटा इसको समझते हैं, जैसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के क्वेश्चन किया था ना, लगभग वैसा ही है। देखो इधर देख, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये यहाँ पे फ्री टू मूव है, क्या ये फ्री टू मूव, ये फिक्स भी कर सकता था मैं, वो भी बताऊंगा मैं तेरे को। फ्री टू मूव, ध्यान से समझना बेटा, फ्री टू मूव, अरे मेरे लाल देखना रे, फ्री टू मूव। और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, एच एटम, है ना, ये मूवेबल है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या ही जो अपने को निकालनी है, क्या लिख दे बेटा। तो एक हाइड्रोजन एटम है,
एक तो फ्री टू मूव है बट इनिशियली एट रेस्ट में रखा लेकिन हाँ चल सकता है। और दूसरा हाइड्रोजन एटम है जो के काइनेटिक एनर्जी से इनफाइनाइट से मूव करता हुआ आ रहा है बहुत दूर से। ठीक सर। अब जब जैसे जैसे ये करीब आएगा मेरे लाल, वैसे वैसे दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी उसकी बढ़ेगी। यस सर। ए मेरे लाल सर दुनिया में बहुत रिपल्शन है। हाँ लक्षण सुधारो नहीं तो रिपल्शन ही होएगा। हाँ तो जैसे जैसे करीब आएगा क्या मैं बोल दूं दोनों रिपेल होकर इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी इसकी बढ़ेगी। बेटा इट इज मूवेबल। अच्छा लगातार उसमें फोर्स पीछे लगेगा घटती जाएगी इसकी बढ़ती जाएगी। क्या मैं बोल दूं जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी से ज्यादा है तब तक अंदर जाएगा वो, यानी कि सेपरेशन कम होगा। अरे बेटा आगे वाले की काइनेटिक एनर्जी से पीछे वाले की जब तक ज्यादा जब तक सेपरेशन कम होगा तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी रिपल्शन में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन होने का चांस आया रिपल्शन लगा दो। ठीक सर। एक समय आएगा जब मिनिमम काइनेटिक या मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगी when both will move with the same velocity then potential energy then their separation will be minimum and potential energy will be maximum मतलब ये वो समय जब सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल में चली जाएगी और मैक्सिमम रिपल्शन होगा। इस समय ट्रांजिशन हो गया तो हो गया अदरवाइज नहीं होगा। ठीक सर। तो मतलब वो समय देखते हैं अपन कब होगा। तो क्या मैं बोल दूं दोनों ये देखो इनके बीच का सेपरेशन हो गया मिनिमम। ठीक है। और मैं चाहूं तो ये भी निकाल सकता हूं ये वी डैश से मूव कर रहे है ना, या यूं लिख दो के डैश से मूव कर रहे हैं के डैश ये। अच्छा ये एनर्जी दोनों की टोटल करूंगा तो थोड़ी कम होगी इससे क्योंकि कुछ पोटेंशियल में चली गई। इस केस से कम आएगी गारंटेड, और जो कमी आएगी वो एक्साइट कर सकती है वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में चली गई रिपल्शन में। ठीक सर। तो क्या मैं बोल दूं फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन फ्रॉम पी कंजर्वेशन पहले तो ये के डैश निकालनी पड़ेगी क्या कंजर्वेशन। हाँ इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा तो मैं बोल दूं √2m के पीछे वाले पार्टिकल का प्लस आगे वाले का 0 सिस्टम का सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम है अपना, इसको सिस्टम माना है मैंने, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ये सिस्टम। ठीक सर। ये 0 इज इक्वल टू मैं बोल दूं इनका √2m k डैश प्लस √2m k डैश, दिस वुड बी द न्यू मोमेंटम। तो यहां से आ जाएगा 2m k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2m k डैश। ठीक है। यहां से 2m से 2m गया तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा k डैश बराबर k/4। तो दोनों की k/4 हो गई। तो मैं बोल दूं टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन चल छोड़ इतनी रामायण मत लिख। तो मैं बोल दूं टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हेंस टोटल k इज इक्वल टू 2k डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k/4। तो मैं बोल दूं k/2 आ गई। तो एनर्जी लॉस है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन के ऑफ सिस्टम की के में चेंज बोलो कितना आ जाएगा डेल के इज इक्वल टू k माइनस k डैश k माइनस 2k डैश और ये आ जाएगा k/2 k माइनस k/2। तो मैं बोल दूं k/2 एनर्जी वो है जो कम हुई। इट वुड बी इन पोटेंशियल एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी, या यूं समझ लो ये एक्साइटेशन में जानी चाहिए। तो मैं बोल दूं k/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। H एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए मिनिमम एनर्जी। तो मैं बोल दूं K शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम से कम 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए हाइड्रोजन एटम की, मतलब काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो। और जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा इनइलास्टिक कोलिजन होने के चांस ही नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में जाएगा और नीचे गिरेगा तभी तो जाके फोटोन बनेगा और इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो फॉर इनइलास्टिक कोलिजन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मूविंग हाइड्रोजन एटम शुड बी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा।
अगर दोनों फ्री टू मूव है और एक मूव करता हुआ आ रहा है, मतलब एक फ्री टू मूव है रेस्ट पे और एक मूव करता हुआ आ रहा है, तो 20.4 मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि एक्साइटेशन हो सके और ये इनएलास्टिक कोलिजन बन सके। तो बोल दूं इफ के ऑफ मूविंग हाइड्रोजन एटम, इफ के ऑफ मूविंग हाइड्रोजन एटम is less than 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then collision will be बोलो कैसा, collision will be elastic। तो collision कंफर्म इलास्टिक होगा, collision must be elastic। अगर इससे कम है 20.4 से तो कंफर्म इलास्टिक, क्योंकि ट्रांजिशन होने के सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये रिजल्ट तब है जब दोनों मूवेबल हो, ध्यान रखना। अगर एक फिक्स हो तो 10.2 ही आ जाएगा, अगर दूसरा फिक्स हो, ये सामने वाला फिक्स हो, हाइड्रोजन एटम फिक्स, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं फिक्स हो, तो 10.2 में इनएलास्टिक कोलिजन होना चालू हो जाएंगे, ट्रांजिशन होना चालू हो जाएगा। सर समझ में आ गई, क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखो कितने हो गए थे क्वेश्चन पीछे। सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात बताई। तो ध्यान रखना, अगला फिक्स है या मूवेबल है, इस पर डिपेंड करेगा कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। 40, ठीक है, 41 है ना। ऐसे हीलियम को भी He+ को भी वैसे ठीक है 41, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन, ये देख क्वेश्चन तेरे मॉड्यूल का ही है, वही डेटा लेते हैं सारे। एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इज इंसिडेंट on a hydrogen atom in ground state, ठीक है, in ground state, the collision A must be elastic, B may be partially elastic, C may be perfect inelastic, D must be inelastic, ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो इधर, अब एक हाइड्रोजन एटम है। सर आपने ये तो बताया नहीं फिक्स है या मूवेबल है, अभी देखते हैं हाइड्रोजन एटम। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, है ना, इस बार इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, और काइनेटिक एनर्जी इसकी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो ये जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये धीरे होते ये पास तक जाएगा इसके, ये मैंने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच किया, ठीक सर। इस बार हाइड्रोजन एटम मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1800-1900 गुना भारी होता है, 1850 के आसपास, 1840-41 जो भी वोटर तुम्हारा केमिस्ट्री में लिखा होता है। तो मैं बोल दूं लगभग 1800, मैं बोल दूं हैवी न्यूक्लियस है, और हैवी न्यूक्लियस है तो मैं बोल दूं ये अपने आप धीरे होता रहेगा, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ऐसा लेंगे अपन तो उसकी नेग्लिजिबल स्पीड। तो मैं बोल दूं ये सारी एनर्जी, तो इस बार तो एक तरीके से वो फिक्स हो गया, ऐसी बात हो गई, तो मैं बोल दूं ये एनर्जी 10.2 से कम है। तो हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन कैसे कराओगे? तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hence no excitation of H atom is possible, hence excitation of H atom is not possible कर दो, is not possible। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर दो, हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना इस एनर्जी से पॉसिबल ही नहीं, 10.2 चाहिए मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेंस एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट पॉसिबल। सो कोलिजन इज इलास्टिक। इनएलास्टिक होने का सवाल, इलास्टिक, कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम इनएलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक, तो मस्ट बी इलास्टिक, ठीक है। तो कोलिजन कंफर्म इलास्टिक है, 100% गारंटी, ठीक है। हाँ अब सुनो, अगर इसी में 10, ये 5 की जगह अगर मैं 10.2 कर दूं तो
तो आप ये नहीं बोलोगे मस्ट बी इन परफेक्ट इन इलास्टिक की 10.2 लॉस हो जाएगी, नहीं, मे भी इलास्टिक हो सकता है ट्रांजिशन नहीं हो और हो सकता है हो, और होगा तो सारी 10.2 लॉस लूज हो जाएगी इन द टर्म्स इन हीट या फोटोन। तो क्या मैं बोल दूं 10.2 अगर एग्जैक्ट एनर्जी इसकी अगर 10.2 होती इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्ट 10.2 तो या तो इलास्टिक होगा कोलिजन, या तो इलास्टिक अगर ट्रांजिशन नहीं हुआ, इलास्टिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ना हो, ठीक है, या तो है ना हो, और या परफेक्ट है ना, परफेक्ट इन इलास्टिक, पार्शियल तो हो ही नहीं सकता इन इलास्टिक। क्यों परफेक्ट इन इलास्टिक? 100 अगर ट्रांजिशन हो गया तो सारी की सारी लूज हो जाएगी, या मतलब परफेक्ट इन इलास्टिक, क्योंकि अगर ट्रांजिशन होगा तो 100% लॉस, तो 100% एनर्जी लॉस, 100% लॉस होगा। 10.2 का 10.2 बचेगी कुछ नहीं, तो बोल दो या तो 100% लॉस होगा या बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो या तो होगा ये या तो होगा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन या होगा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, है ना, पार्शियल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो क्या केस बना, मे बी इलास्टिक कोलिजन में भी, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी कोलिजन में भी इलास्टिक, है ना, ऐसा नहीं कह सकते हो कि नहीं इलास्टिक, में भी परफेक्ट इन इलास्टिक, तो दो ही केस बनेंगे, या तो परफेक्ट इन इलास्टिक है या इलास्टिक है, पार्शियल का सवाल। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल 42 है ना, ठीक है। ये देखो, ये वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, डुअल नेचर है ना। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m है उसका, है ना। आज तक अपन ने जो क्वेश्चन करे रेस्ट मास में करे, अपन ने रिलेटिविस्टिक पढ़ाई नहीं करी, उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं लगाई अपन ने, ठीक है। इज मूविंग, अब अपन कोई बात कर रहे हैं, इज मूविंग, आइंस्टीन ने जो बोला इज मूविंग, अगर बहुत हाई स्पीड, लाइट की वेलोसिटी के आसपास स्पीड से कोई चीज चलता है तो उसका मास, लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। अभी अपन मास की बात करते हैं, है ना। इज मूविंग विथ वेलोसिटी v equal to 5c/6, find the mass of पार्टिकल का मास बताना है आपको, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा सॉल्यूशन। अब देखो, है ना, मास, बेटा जब कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के आसपास स्पीड से चलने लगता तो उसका मास बढ़ने लगता, और उसका फॉर्मूला था 1 - v²/c²। याद रखने का तरीका, बड़ी वेलोसिटी नीचे आएगी तभी तो लेस देन 1 हो गया, पॉजिटिव चीज आएगी, तो ये होता है मास, है ना, ये होता है रेस्ट मास m0, ठीक है। ये तो इस हिसाब से मास वेरी करता है, m' कर दो इसको, m0 कर दो, ठीक है। अब देखो रेस्ट मास m दिया हुआ इसका, तो मैं बोल दूं जब वो इसी स्पीड से चल रहा होगा तो उसका मास थोड़ा बड़ा हुआ, पार्टिकल थोड़ा हैवी मास की तरह बिहेव करेगा और उसका मास कितना जाएगा, और v की वैल्यू 5c/6, देखो लाइट की स्पीड के आसपास है, बड़ी जबरदस्त स्पीड है, तो आ जाओ कितना आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल दूं ये m था उसका रेस्ट मास, यहां से c कैंसिल हो गया, ये 25 36 36 - 25/25 का रूट अंडर, और ये आ जाएगा कितना 5m/√11, 5m/√11। देखो ये ज्यादा आ रहा है m से, 5m/√11 इतना मास, तो मैं बोल दूं बढ़ा हुआ मास महसूस होगा। क्लियर है? चाहो तो इसको आगे सोल्व कर लो, वैसे मेरे हिसाब से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक गलती कर दी, ये यहाँ नीचे 36 आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे 5 की जगह 6 आ जाएगा। अरे एक ही बात है, बढ़ गया बस मास, कैलकुलेशन छोड़, तो सर समझ में आ गई। तो अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड के आसपास चल रही होती है तो मास थोड़ा बढ़ा हुआ, ठीक है, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सब होने लगते हैं। लेकिन ये बातें अपने को करनी नहीं बेटा, उलझ जाएंगे, बहुत लंबी रामायण चलेगी ये तो, ठीक है। ये सब आइंस्टीन ने जो सोचा होता आज अपन पढ़ भी नहीं पाते, सोच लो उसने कितना दिमाग था, जो उन्होंने उस समय सोच लिया खुद ने, वो हम उनके बताने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहे। वेरी गुड सर, बड़े इंटेलिजेंट हम लोग, ठीक से बेटा, क्लियर। अपने उतनी जरूरत की बातें करो, इतनी नहीं पसती अपने को तो। हाँ बेटा देखो, अब नया चैप्टर चालू करते हैं, एक्सरे, ठीक है।
तो एक्सरे में मतलब एक्सरे का बहुत प्रैक्टिकल यूज है। क्या प्रैक्टिकल यूज है? एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर कंपैरेटिवली ज्यादा होती है यूवी वगैरह से, ना, हाई एनर्जेटिक रेज होती है। तो ये अपने कई सॉलिड में से पार हो जाती है, जैसे 1 mm थिकनेस की एल्यूमिनियम शीट को भी पार कर जाती है। अपने 100 बात की एक बात, अपने मांस वगैरह को पार कर जाती है, लेकिन बोन्स को पार नहीं कर पाती है। तो इसका एक प्रैक्टिकल यूज है। अपन एक्सरे मशीन में याद है अपने जो क्रैक्स वगैरह बॉडी में जो इसमें बोन्स में जो क्रैक्स है उनका पता लगा सकते हैं। क्यों? क्रैक से तो पार हो जाएगी लेकिन बोन से पार नहीं होगी, तो एक इंप्रेशन आ जाता है पेपर पे, है ना। तो एक्सरे का एक प्रैक्टिकल यूज है मेडिकल साइंस में, बढ़िया शानदार, ठीक है। तो एक्सरे इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो एक्सरे किसने डिस्कवर करी थी? रोंटेजन नाम के साइंटिस्ट ने इन 1895 में। बेटा ये रटना है ना, रोंटेजन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1895 में एक्सरे डिस्कवर करी। इनको रोंटेजन रेज भी बोलते हैं, ठीक है, रोंटेजन रेज। ध्यान रखना एक्सरे का दूसरा नाम रोंटेजन रेज, ठीक है, फर्जी बात है। प्रॉपर्टी एक्सरे की प्रॉपर्टी, तो एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ये कोई पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी क्या? इसका रेस्ट मास 0 होगा, है ना, ये चार्जलेस होती है, कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है ना। और एक्सरे की जो एनर्जी होती है बेटा वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में होती है। ध्यान रखना एक्सरे इज हाई एनर्जेटिक रेज, यूवी से भी खतरनाक एनर्जी होती है इसमें, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी टिश्यू से, एनिमल टिश्यूज वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है, कई सॉलिड में से पार हो जाती है, ठीक है। इसका जो वेवलेंथ है बेटा वो यूवी से कम, मतलब वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा। तो यूवी मैंने बताया था ना बेटा 10-20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में होती है, मतलब ठीक है, विजिबल के बाद आती। इसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और इसका लैम्डा 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है बेटा, कई किताबों में 0.01 भी लिखा होता है। तो 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, समझ गए। 1 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी 1200-400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो देख लो आप हजारों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया, जिनका लैम्डा कम, ज्यादा एनर्जेटिक, हाई एनर्जेटिक, हाई पेनिट्रेशन पावर। जितनी एनर्जी ज्यादा होती है एक्सरे की उतनी पेनिट्रेशन पावर होती है, हाई क्या टी लिख रहा हूं यार, हाई पेनिट्रेशन पावर, ट्रेशन पावर। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ठीक है। इनको हार्ड एक्सरे बोलते हैं 0.1 से 10 को। ध्यान रखना 2 कैटेगरी मार दिया, 0.1 से 10 और 10 से 100। ये हार्ड एक्सरे, ये सॉफ्ट एक्सरे, कम एनर्जेटिक थोड़ी सी, है ना, कंपैरेटिवली लेस एनर्जेटिक, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, वैसे खतरनाक है यूवी से भी। तो हार्ड एक्सरे वो जो थोड़ी कंपैरेटिवली मतलब कम वेवलेंथ वाली, ज्यादा एनर्जेटिक, 0.1 से 10 वाली को हार्ड बोलते हैं, 10 से 100 को सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। हालांकि अपने इतनी काम की बात नहीं है। इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, जैसे वैक्यूम में 3 × 10⁻⁴ इन वैक्यूम कितनी C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी, बिल्कुल शो करेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। कॉम्पटन इफेक्ट बिल्कुल शो करेगी। क्या है कॉम्पटन इफेक्ट? क्या था, किसी भी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी एक्सरे की, बिल्कुल चलेगा सब कुछ। तो ये सारी बात है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। अब देखो अपन एक्सरे बनती कैसे, ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब पढ़ते हैं। तो देखो अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे हो गई। तो मेडिकल साइंस में बहुत बढ़िया यूज है इसका, बताया मैंने तेरे को, ठीक है। और भी यूजेज है। अभी पहले देखते हैं अपने मेन मुद्दे की बात है, एक्सरे बनती कैसी है और इसके कैसे कैसे पैरामीटर किस किस पर डिपेंड करते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझना, इसकी जो वर्किंग है उसी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ठीक सब। देखो अब देखो एक्सरे में क्या है बेटा, ये ठीक है, यहां पे लगाएंगे अपन फिलामेंट। क्या लगाइए? फिलामेंट, हीटर, यूं समझ लो अपने घर का पानी गर्म करने का हीटर, ये फिलामेंट है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में फिलामेंट बोलते हैं। तो यहां पे जो करंट बोलेगा फ्लो करेगा उसको बोलता हूं फिलामेंट करंट। ध्यान देना बेटा, एक पहली बात आई है फिलामेंट करंट, IF है ना, दिस इज फिलामेंट करंट। तो इसमें जो करंट फ्लो रहा फिलामेंट, इसका काम है इसको हीटर को गर्म करना, इसको फिलामेंट को गर्म करना और हीट प्रोड्यूस करना। तो इस फिलामेंट करंट का काम है यहां पर हीट प्रोड्यूस करना। ये वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वो सब चीजें तेरे को पता ही है, ताकि ट्यूब फटे नहीं, प्रेशर बढ़ के, ठीक है। तो फिलामेंट जबरदस्त गर्म हो गया और यहां से जो हीट निकल रही है वो इस मेटल को गर्म करेगी। दिस इज मेटल M, ठीक है। अब जब ये मेटल गर्म होगा तो मैं बोल दूं यहां पे थर्मायनिक एमिशन। क्या होगा? थर्मायनिक एमिशन, दिस इज थर्मायनिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन फोटोन गिर के इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे, ठीक है। तो वहां पे फोटोनों ने इलेक्ट्रॉन एमिट करा था मेटल से, यहां पे हीट इलेक्ट्रॉन एमिट कर रही है, हीट मिलती जाएगी इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी वो बाहर आ जाएंगे। वहां और यहां में एक अंतर था, वहां फोटोन पूरा पैकेट एक साथ गिरता था, जो बची हुई एनर्जी काइनेटिक होती थी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी बच ही नहीं सकती क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी होते ही बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो बोल दो इलेक्ट्रॉन विल एमिट विद 0 काइनेटिक एनर्जी।
सारे इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होंगे। वहां एनर्जी बच जाती थी क्योंकि पूरा पैकेट एक साथ बंडल मिलता था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन एनर्जी बंडल मानते थे फोटोनों को। ठीक सर, तो थर्माइनिक एमिशन। ठीक है साहब, अब देखो ये, अब यहां पे क्या होता है बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी तो है नहीं, अब इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देने के लिए अपन ठीक है ना ये, हाँ अब इलेक्ट्रॉन के पास जीरो काइनेटिक एनर्जी। सर इसको थोड़ा समझाओ, जीरो काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? बेटा यार एक बात बता, एक बस जा रही है, ठीक है, देख समझना बेटा, तुम ही कह रहे हो समझाओ। एक बस जा रही है, रोडवेज बस है, आपको पता है बस के अंदर यहाँ पे एक बोनट सा बना होता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कोई भी ट्रेवल्स वगैरह की बस, और ड्राइवर बैठा उसके पास एक बड़ा बोनट होता है, आगे शेरावाली माता की तस्वीर लगी, ठीक है, हाँ सर मूर्ति लगी, ठीक है, तो ये बोनट होता है, और यहाँ पे बैठने की जगह होती है थोड़ी थोड़ी, और फिर अपन अंदर जाते तो गैलरी में, तो अंदर बैठने की खूब सारी सीट होती है। ठीक है, मान लो अपन किसी बस में चढ़े, बस खचाखच भरी हुई है, फुल बस भरी हुई है, अब अपन बस में एंटर करें तो अब अपने को जगह नहीं दिखी पीछे, अब अपन इधर उधर देखा केबिन भी फुल है, सिर्फ वो बोनट पे जगह खाली है, लेकिन ड्राइवर बोनट पे बैठने नहीं देता। क्यों? क्योंकि साइड में एक और ग्लास लगा था, मिरर लगा था, उसमें उसको देखना होता है पीछे वालों को, पीछे वाली पूरी बस को। फिर भी अब ड्राइवर को भी पैसे का उस जगह बैठ जाओ। ठीक साहब, मान लो रोडवेज की बस है, अपन उसमें बैठ गए बोनट में, अब अपन बैठ गए, बस चलने लगी चलने लगी चलने लगी, अपने को तकलीफ होने लगी। सर क्यों? जिस जगह पर आप बैठे उसी के नीचे इंजन होता है गाड़ी का। वेरी गुड सर, अब हीट निकल रही है, जबरदस्त बोनट गर्म हो रहा है, थोड़ी देर तो हमने सहन करा। क्या आप ऐसा करोगे कि हीट आती जा रही है, आप बहुत ज्यादा सहन करते जाओगे और अपनी क्षमता से भी ज्यादा सहन करके उछल के काइनेटिक एनर्जी के साथ जाओगे? नहीं, जैसे ही आपकी सहन करने की क्षमता होगी, आप एंड टू एंड ऊपर उठोगे और पीछे चले जाओगे, भैया मैं खड़ा हो जाऊंगा, बैठना नहीं है मेरे को। समझ में आ गई? तो क्या मैं बोल दूं, सफिशिएंट एनर्जी होते ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो वेट नहीं करेगा कि ज्यादा हीट लूं और मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ आऊं। तो क्या मैं बोल दूं, जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो जब भी सफिशिएंट एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन विल एमिट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। सर बहुत अच्छा एग्जांपल था सर, सब समझ में आ गया। तो अब बेटा रोडवेज की बस में बैठो तो ध्यान देना बेटा, ठीक है, बोनट पे मत बैठना, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट करना है, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन है जो ये इसको बोलते हैं टारगेट मेटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टारगेट मेटल। टारगेट मेटल। सर क्यों बोलते हैं इसको टारगेट मेटल? यही हमारा टारगेट और यहीं से एक्सरे बनानी है। दिस इज द मेटल विच विल प्रोड्यूस एक्सरे। अब इस टारगेट मेटल की दो तीन इंपॉर्टेंस है, मतलब दो तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक है ना, हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए इसका, हाई एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड। तो इस टारगेट एटम का हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए। सर क्यों? सुनना, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको एनर्जी तो मैं यहां बैटरी का कॉम्बिनेशन अभी लगाऊंगा, वो लेके दे दूंगा, ये जबरदस्त एनर्जी के साथ टारगेट मेटल के अंदर जाके दम बचीड़ करेगा, और ये जब करेगा तो यहां ट्रांजिशन होंगे, ट्रांजिशन होंगे तो इस टारगेट एटम की औकात, इस टारगेट मेटल की औकात होनी चाहिए एक्सरे बनाने की। तो क्या मैं बोल दूं, इस टारगेट मेटल के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए एक्सरे प्रोड्यूस कर सके। सर समझ में नहीं आया? इधर आ बेटा, समझ में नहीं आया तो जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को तेने अंदर वो तेरा वो उधर से जो इलेक्ट्रॉन आया ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं अभी मैं एक्सेलरेट करूंगा, ये आके धमीड़ करता है हाइड्रोजन। यहां मैंने हाइड्रोजन भर दिया, वहां यहां पे हाइड्रोजन भर दिया मैंने, यहां मान लो ये हाइड्रोजन ले लिया, देख क्या होगा। तो हाइड्रोजन के साथ जाके धमीड़ करेगा, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट से या तो दूसरी में जाएगा, तीसरी में, या इनफाइनाइट मतलब बहुत ऊपर तक। तो मैं बोल दूं ज्यादा से ज्यादा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल सकता है, और बहुत ऊंचा चला गया तो भी ऊपर से नीचे गिरेगा तो 13.6। तो क्या मैं बोल दूं हाइड्रोजन एटम कभी 13.6 से ज्यादा एनर्जी दे ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन एटम अगर मैं रख दूं टारगेट की जगह तो 13.6 से ज्यादा एनर्जी निकल ही नहीं सकती, और एक्सरे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। तो 13.6 इज यूवी रीजन, 13.6 जो एनर्जी वो यूवी रीजन की एनर्जी, याद है लाइमन यूवी में होती है, तो यूवी रीजन है ये, तो एक्सरे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या मैं बोल दूं हाइड्रोजन एटम की एक्सरे बनाने की औकात नहीं है, एबिलिटी नहीं है। सर ऐसी कैसी बातें करते हो? बेटा नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैं बोल दूं हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ट्रांजिशन है, मैं बोल दूं एनर्जी रिलीज्ड बाय एटम हैविंग लेस वैल्यू ऑफ जेड, लेस वैल्यू ऑफ जेड। जिन एटम की वैल्यू लेस होती है, जेड की वैल्यू लेस होती है, वो है ना एनर्जी रिलीज बाय एटम इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एक्सरे, तो हर कोई एटम नहीं ले सकता,
मैं हर कोई सा एटम नहीं ले सकता, क्योंकि हर किसी एटम की एक्सरे प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो हमें अगर एक्सरे प्रोड्यूस करनी है तो हमें हाई जेड का वैल्यू लेनी होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि यहां ये लगेगा नहीं, लेकिन हाँ एक आइडिया तो लगा सकता हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि बोहर मॉडल नहीं है यहाँ एटम का जेड ज्यादा और इलेक्ट्रॉन भी बहुत है, तो यहां अलग है, मोडुलस लो बाद में पढ़ूंगा मैं। तो क्या मैं बोल दूं, जब जेड ज्यादा होगा तो हर लेवल की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस बढ़ने लगेंगे। यस सर, तो यहां पे एनर्जी डिफरेंस बढ़ने लगेंगे। क्लियर है क्या? तो हाई वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर होनी चाहिए, सो दैट एक्सरे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एटम, बाय द टारगेट मेटल। तो एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए आपका भी ताकतवर होना बहुत जरूरी है। समझ गए सर? समझ में आ गई? ठीक है। सेकेंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए सर? अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं हुआ और मान लो यहां पे हीट आई, वो एक्सरे प्रोड्यूस हुई, तो कुछ तो बाहर निकल जाएगी, कुछ ये खुद भी तो एब्जॉर्ब करके गर्म होगा। अरे मेटल भी तो गर्म होगा, इसके एटम भी तो मोशन करने लगेंगे, जिगजैग मतलब तो गर्म होने लगेगा, तो वाइब्रेशंस होने लगेगा, तो हीट बढ़ने लगेगी, तो ये मेल्ट होकर नीचे नहीं गिर जाएगा अगर मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ तो। नहीं होता कई बार डेयरी मिल्क अपन गाड़ी में भूल जाते हैं गर्मी के दिनों में, फिर हाँ सर चाट के है ना। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि एक्सरे जब प्रोड्यूस और मेटल जब गर्म हो, टारगेट मेटल, तो मेल्ट आसानी से ना हो पाए। यस सर, तो हम जेड का भी ध्यान रखेंगे और हाई मेल्टिंग। तो पीरियोडिक टेबल में जिनके जेड हाई होते हैं उनमें से भी हम उन एटम को सेलेक्ट करेंगे जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई है कंपैरेटिवली, तो जेड के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज। थर्ड, चाहे कितना ही मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, अगर बहुत देर तक एक्सरे बनी तो मेल्ट हो ही जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक जैकेट लगाते हैं और यहां से कूलेंट पास कराते हैं और वो इस एटम से टकरा के बाहर निकलता है। तो मैं बोलता हूं अंदर से कूलेंट, तो ये कूलेंट हो गया। कूलेंट क्या होता है? जो दूसरों को ठंडा करके खुद गर्म हो जाए। तो मैं बोल दूं इसको ठंडा रखने के लिए, तो अब ये ठंडा हीट तो तब ले पाएगा ना जब हीट यहां तक पहुंचे, इलेक्ट्रॉन तो यहां टकरा रहे, तो मैं बोल दूं यहां जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आगे जानी चाहिए, तो इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए ताकि जहां भी हीट प्रोड्यूस हो वो चल के यहां जाए और पानी ले जाए, यहां टेम्परेचर कम करता रहे और हीट इधर बढ़ती रहे, तो ये पानी या इसको जो भी कूलेंट है वो ठंडा करता रहे। तो मैं बोल दूं इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में आ गई क्यों? इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जो टारगेट मेटल है इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि जो भी हीट इस यहां तक आए वो इससे टच हो के बाहर चली जाए, तो कूलेंट सारी हीट छीन के ले जाए। ठीक सर, अब देखो, तो सर ये तो समझ में आ गया इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होना चाहिए ताकि ये मेल्ट नहीं हो, गुड कंडक्टर क्यों होना चाहिए ताकि हीट वो कूलेंट लेके जाए और इसको ठंडा रखे, और इसका जेड ज्यादा क्यों होना चाहिए? जेड ज्यादा होगा तभी तो एक्सरे प्रोड्यूस हो पाएगी। तो मैं बोल दूं जेड, देखो हाइड्रोजन एटम में जेड 13.6 के आसपास होता है, मतलब सॉरी जेड की वैल्यू ऐसी होती है कि ट्रांजिशन में 13.6 के आसपास एनर्जी निकलती है, और मुझे इससे 1000 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए, लगभग 1000-1500 गुना ज्यादा। तो मैं बोल दूं जेड की वैल्यू एटलीस्ट 30 to 40 होनी चाहिए, 30 से 40 के आसपास, 30-40 के आसपास, 40 ले लो ताकि सेफ रहोगे। जेड बराबर 40 के आसपास होना चाहिए, तभी तो जेड स्क्वायर 1600 गुना ज्यादा एनर्जी निकलेगी इससे। तो क्या मैं बोल दूं जितना ज्यादा जेड होगा उसका स्क्वायर गुना एनर्जी निकलेगी, तो 1600 गुना के आसपास एनर्जी निकलेगी। तो टारगेट मेटल का जेड शुड बी वेरी हाई सो दैट एक्सरे कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके सर, ठीक है सर। तो ये अब सर यहां पे चलो हमने टारगेट तो तगड़ा ले लिया, एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है, पर प्रोड्यूस करवाने की औकात भी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। तो टारगेट मेटल की औकात है एक्सरे प्रोड्यूस करने की, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि एक्सरे प्रोड्यूस करवा सके। आओ इसमें एनर्जी डाले, आओ इसे भगत सिंह बनाए, आओ इलेक्ट्रॉन को भगत सिंह बनाए, भगत सिंह बनाए। तो अब इलेक्ट्रॉन को अपने को भगत सिंह बनाना है। ठीक सर, तो यहां पे मैंने लगाया क्या बेटा? ए ग्रिड ऑफ बैटरी। ए भैया ए ग्रिड ऑफ बैटरी, ग्रिड ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। ये ए बेटा 3 इडियट मूवी नहीं देखी क्या? याद है लास्ट में वो जब बारिश होती है और उस अपनी बेटी को वो क्या नाम वायरस वो ले जा नहीं पाता है हॉस्पिटल, वायरस वो प्रोफेसर साहब, तो याद है वो रेंचो बैटरियां मंगवाता है सबसे, तो वो गाड़ी में से याद है खूब सारी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी बनाता है वो लाइट, क्योंकि वहां पे आपको कंप्यूटर भी चलाना, खूब सारी लाइट भी चलानी, तो आपको हाई वोल्टेज चाहिए। तो जब हाई वोल्टेज चाहिए तो अपन एक बैटरी हाई वोल्टेज की नहीं लेते, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, एक ग्रुप ऑफ बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी लगाते हैं। तो ये निशान होता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, 10th क्लास में पढ़ा होगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ बैटरी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसका टेक्निकल नाम क्या है बेटा? क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे अभी। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज,
ध्यान देना यहां से। तो दो बातें, एक बैटरी है जो एक्सेलरेट करेगी इलेक्ट्रॉन को, एक बैटरी है जो फिलामेंट को गर्म करेगी। देयर आर टू बैटरीज, एक फिलामेंट, इसलिए मैंने यहां पे वोल्टेज नहीं लिख के फिलामेंट करंट लिख दिया। तो जब भी फिलामेंट करंट बोले समझ लेना ये वाला करंट है, जब भी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोले समझ लेना ये वाला वोल्टेज है। दो बाइफरकेट कर दिए मैंने, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वो कर दिया, फिलामेंट करंट ये कर दिया। ये सब समझ में आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेलरेट होंगे, दम दम जा जाके टकराएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बचीड़ 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 जाके उस टारगेट मेटल पे टकराएंगे। और ये 45 पर इंक्लाइंड है टारगेट मेटल, तो क्या मैं बोल दूं ये जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी ये परपेंडिकुलर मूव करेगी। रिफ्लेक्शन के लो 45 बाई 45 पे गई तो खुद से परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो चांसेस है 40 सॉरी इस पे जाने के। तो अगर ये बिल्कुल परफेक्ट समझ गए क्या, तो एक्सरे 90, तो यहाँ पे एक एक्सरे विंडो बना दी जहां से एक्सरे बाहर आएगी। यहाँ अपना हाथ रख दो, तेरे एक्सरे की फोटो वो आ जाएगी, हाथ में क्रैक है या नहीं है। नहीं पड़ेगा तो बेटा क्रैक ही क्रैक आ जाएंगे, ध्यान रखना, पड़ेगा तो नहीं आएंगे। तो अब देखो ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को जा जाके एक्सेलरेट करेगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, इफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ potential difference, applied potential, if applied potential difference, applied potential difference is V accelerating, then ये क्या होता है, यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन, then वर्क डन टू मूव ई चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये ना, चार्ज विल बी, बोलो विल बी W इजिकल टू ई वी एक्सेलरेटिंग। तो चूंकि यहां एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है तो यहां देखो ये इधर माइनस है, तो यह इलेक्ट्रॉन को इधर से धक्का लगेगा, ये माइनस है, और यहां प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन दम दम दम, तो V वोल्टेज ये यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन हो गया, V एक्सेलरेटिंग, तो EV दिस इज वर्क डन टू मूव ई चार्ज। और बोल दो इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारा जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV एक्सेलरेटिंग। ये है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास आ गई। अब देख तेरे इलेक्ट्रॉन की क्षमता बढ़ाई, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को भगत सिंह कौन बनाएगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और इसमें जितनी एबिलिटी होगी उतना एक्सरे प्रोड्यूस होने के चांस बढ़ेंगे। अब एक्सरे प्रोड्यूस करने वाले की क्षमता कौन बढ़ाएगा, जेड, तो जेड कंफर्म करेगा कि हाँ मैं एक्सरे बनवा सकता हूं, तो जेड बढ़ाओ, और इसको एनर्जी देना, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ये कंफर्म करेगा कि हाँ ये एक्सरे बना सकता है। तो एक्सरे बना सकना और एक्सरे बन पाना दो बातें, जेड डिसाइड करेगा बन पाए और इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा बना पाए, तो बन पाए एंड बना पाए, तो बोल दूं तो जी है। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी सारी की सारी देते हैं, इतना खतरनाक एक्सरे बन सकता है, इससे ज्यादा एनर्जी का एक्सरे बन ही नहीं सकता। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी उससे ज्यादा का एक्सरे कैसे बनाओगे आप, ठीक है, बनाने वाला तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखो वापिस आओ ट्यूब पे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉनों को भगत सिंह बनाना, एनर्जी देना, क्योंकि ये जीरो से निकले, यहां कितने से टकराएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ऑन टारगेट मेटल विल बी E इंटू वी एक्सेलरेटिंग। यहां पे भी लिख देता हूं मैं एक बार, ठीक है, ताकि डायग्राम में सब चीज आ जाए अपने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे, इट वुड बी डिसाइडेड बाय दिस फिलामेंट करंट। तो मैं बोल दूं ये फिलामेंट करंट, हीट प्रोड्यूस विल बी IF स्क्वायर इंटू R फिलामेंट। ये तो फिलामेंट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करेगा फिलामेंट करंट पे। तो मैं बोल दूं एज IF इंक्रीजेस, आप जैसे जैसे फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैं बोल दूं हीट इंक्रीजेस, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बढ़ेगी। आप जैसे जैसे फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे तो यहां जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बढ़ेगी, और जैसे ही हीट प्रोड्यूस बढ़ेगी वैसे वैसे मैं बोल दूं नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया ये हीट ही तो है जो वर्क फंक्शन को ओवरकम करवाती है, तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, ये है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिलामेंट करंट विल डिसाइड कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा, तो IF फिलामेंट करंट क्या पढ़ा अपन ने, फिलामेंट करंट IF विल कंट्रोल द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, क्या थर्माइनिक एमिशन से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ये फिलामेंट करंट है वो कितने एमिटेड इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसको कंट्रोल करेगा। तो IF विल कंट्रोल
द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे, कितने इलेक्ट्रॉन तेरे सांभा, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे वो कंट्रोल कौन करेगा, फिलामेंट करंट, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कंट्रोल्ड बाय फिलामेंट करंट, ठीक है। हेंस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, हेंस नंबर ऑफ एमिटेड एक्सरे। और जब इलेक्ट्रॉन कंट्रोल होंगे तो एमिटेड एक्सरे के नंबर भी कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी एक्सरे बनने की। हेंस नंबर ऑफ एमिटेड एक्सरे और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे ऑफ पर्टिकुलर लैम्डा, ऑफ पर्टिकुलर लैम्डा। तो किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एक्सरे के नंबर या की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा फिलामेंट करंट कितना, क्योंकि फिलामेंट करंट से इलेक्ट्रॉन जनरेट एमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन से एक्सरे। यस सर, ठीक है। क्या मैं बोल दूं, क्या वो कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा कट ऑफ, है ना। तो फिलामेंट करंट नंबर को डिसाइड करेगा एक्सरे के, है ना। कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा कट ऑफ डजंट डिपेंड अपॉन, तो कट ऑफ वेवलेंथ डजंट डिपेंड अपॉन IF। तो ध्यान रखना, IF इस बात को डिसाइड नहीं करेगी कि लैम्डा कट ऑफ कितना होगा, इट वुड नॉट डिपेंड अपॉन IF। बेटा तुम IF फिलामेंट करंट को कम ज्यादा करोगे तो नंबर कम ज्यादा होंगे, बाकी इसको कौन डिसाइड करेगा, कट ऑफ वेवलेंथ को, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। आप जितनी तगड़ी बैटरी लगाओगे उतना इलेक्ट्रॉन तगड़ा एक्सेलरेट होगा और उतनी छोटी वेवलेंथ निकलेगी। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ये डिसाइड करेगा, फिलामेंट करंट नहीं। तो क्या मैं बोल दूं, इस ग्राफ में इस वाली चीज को, लैम्डा मिनिमम को, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फिलामेंट करंट कितना है। इस वाली चीज को इस बात से कोई लेना देना नहीं, फिलामेंट करंट कितना, तेरी मर्जी जो कर दे ये यही रहेगा। तो सर इसको चेंज कौन करेगा, अब आजा। तो फिलामेंट करंट किसको कंट्रोल करेगा, नंबर ऑफ एक्सरे को। अच्छा, क्या मैं बोल दूं, लैम्डा कट ऑफ विल बी कंट्रोल्ड बाय वी एक्सेलरेटिंग, है ना, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से विल बी कंट्रोल्ड बाय वी एक्सेलरेटिंग, ठीक है। वी एक्सेलरेटिंग एज गिवन बाय क्या मैं बोल दूं, लैम्डा मिनिमम या कट ऑफ, मिनिमम और कट ऑफ कितना होगा, तो वो होता है 12400 अपॉन के मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाता है बेटा 12400 अपॉन ई इंटू वी एक्सेलरेटिंग। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना, ठीक है। चलो सर, तो ये तो कट ऑफ वेवलेंथ विल डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो कट ऑफ वेवलेंथ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करेगी, ये है ना। इंटेंसिटी, अब क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज उतना तगड़ा इलेक्ट्रॉन और उतनी तगड़ी एक्सरे, है ना। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी, अब तू कितना ही एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कर दे, इंटेंसिटी कम ज्यादा नहीं होगी, नंबर तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगे। इंटेंसिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन वी एक्सेलरेटिंग। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना तगड़ा एक्सरे बनेगा ये तो डिसाइड करेगा, पर कितने बनेंगे ये नहीं करेगा, विल नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो कितने बनेंगे ये डिसाइड करता है फिलामेंट करंट, और कितना तगड़ा बनेगा ये डिसाइड करता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यस सर, क्लियर है। और इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये तो कंटिन्यूअस, और ये कैरेक्टरिस्टिक की पीक्स भी आ जाती है, ये बातें अपन बाद में करेंगे, अभी मेरा इंटरेस्ट ये ग्राफ बताने में ही नहीं, ठीक है। चलो सर, तो सर ये सारी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है सर, ओके। अब अपन अगले टर्न पे इनके क्वेश्चन करेंगे सारे, ठीक है। हाँ बेटा, कल एक्सरे की अपन ने शानदार तरीके से थ्योरी पढ़ी थी, ट्यूब, उस ट्यूब की ऑपरेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन उस सारी बात को क्वेश्चनों से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, डेटाज वही ले लेते जो है ना। इफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे is 0.1 angstrom, then its momentum will be, सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, अरे मेरे लाल, will be, मैंने तेरे को बताया ना बेटा कि एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट है वो सब लगेंगे। ए बेटा, इट विल बिहेव लाइक फोटोन, और एक फोटोन का मोमेंटम होता है, कितना होता है, h/λ। अरे सर सब याद आ गया, याददाश्त आ गई सर हमारी। तो पहले तो बोल रहे थे मैं कहाँ हूँ, मम्मी आप कौन हो, है बेटा, माई पहचान में नहीं आ रही थी। तो 0.1 × 10⁻⁻10
दिस इज द मोमेंटम, केजी पर मीटर, अरे केजी मीटर पर सेकेंड है ना, मोमेंटम का यूनिट लगा दे। तो सर ये तो समझ में आ गया, 10 की पावर -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगी, 6.6 इंटू 10⁻⁻23। बहुत कम मोमेंटम होता है। हाँ, नहीं तो बेटा तू खड़ा खड़ा ये झटके खाएगा ना ऊपर से। अगर वो एक्सरे वगैरह जो भी फोटोन वगैरह आ रहे वो अगर तेरे पे फोर्स लगाने लग गए, नेग्लिजिबल है, नहीं तो अभी अपनी दम 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 है ना। सर समझ में आ गई। तो सर मोमेंटम ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग will have जो लैंग्वेज है will have हाईएस्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है? ठीक है सर, ए एक्सरे, बी गामा रे, सी बीटा रे, डी अल्फा रे। ठीक है, किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है? तो यार एक बात बता, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, तो बीटा रे एंड अल्फा रेज आर तो आर रे क्या बोलते हैं, पार्टिकल रेज। ठीक है, तो ये तो वैसे भी कोलाइड कर करके, इनकी तो एक वो साइज है, तो कोलाइड कर करके बहुत जल्दी रुक जाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एक्सरे और गामा रे में से किसी, दोनों ईएम वेव्स है, दीज आर ईएम वेव्स, और गामा रे की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। कई बच्चे सोच रहे हैं एक्सरे पढ़ रहे तो एक्सरे टिक कर दो, हर चीज का आंसर एक्सरे, नहीं, गामा रे। याद है आपको मैंने वो बताया था, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें 3500 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक तो थी विजिबल रेज। ठीक है, 3500 से कम लेमडा तो यूवी रेज, याद है, हाई एनर्जेटिक रेज यूवी रेज। फिर और कम लेमडा तो एक्स रेज, और कम लेमडा तो गामा रेज। समझ में आ गई? तो जैसे जैसे वेवलेंथ घटती जाती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, गामा रेज। इधर जाओगे तो इंफ्रारेड रेज, ज्यादा लेमडा कम एनर्जी इंफ्रारेड रेज। उधर जाओगे तो एनर्जी घटेगी, इधर आओगे एनर्जी बढ़ेगी। तो गामा रेज आर मोर एनर्जेटिक, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब होते 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 तो कुछ बच जाएगी। तो हाई विल बी द एनर्जी, हाई विल बी द पेनिट्रेशन पावर। ओके सर, अब देखो आयोनाइजेशन है पावर, आयोनाइजेशन या विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following will have highest ionization power? ठीक है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर किसकी होगी? ए एक्सरे, बी गामा रे, सी बीटा माइनस रे या बीटा रे ही कर दो, बीटा रे, डी अल्फा रे। ठीक है, तो इस बार अल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है आयनाइजेशन पावर। सर कैसे? अल्फा पार्टिकल पे He प्लस पर डबली आयनाइज्ड है। ए बेटा डबली आयनाइज्ड है, तो अल्फा क्या होता है बेटा? He प्लस प्लस, और जो डबली पॉजिटिवली चार्ज है वो जिसके पास से गुजरेगा उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता है, क्योंकि बेचारा न्यूट्रल होना चाहता है, तो जहां से ज्यादा वहां से फट इलेक्ट्रॉन छीनता है। तो ये आयोनाइज करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा या आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा की होती है, फिर बीटा की होती है, और सबसे कम गामा की होती है। चार्ज पार्टिकल आयोनाइज तगड़े करते हैं। ये तो जब गिरेगी गामा रे किसी इलेक्ट्रॉन पे तो उसको उठा के फेंकेगी, ये तो पास से निकलेगी तो खींच के ले जाएगी साथ में। क्लियर है क्या? तो इनकी बच ग्रेटर होती है। इसे पढ़ा है तुमने कंपेरिजन? ठीक है सर। अच्छा अगला जाओ। हाँ, which of the following X-ray will have, yeah, which one is hard? You लिखो which one is hardest X-ray, hardest या most hard X-ray है ना, hardest या कुछ भी लिखते हैं यार बेटा, most hard X-ray, most hard X-ray। ठीक है, ए मतलब इनकी वेवलेंथ ए 1 एंगस्ट्रॉम, बी 5 एंगस्ट्रॉम, सी 0.2 एंगस्ट्रॉम, डी 0.1 एंगस्ट्रॉम। इन सब में सबसे हार्ड एक्सरे कौन सी है?
तो बच्चा ज्यादा सोच के टिक कर देता, ओ ये बहुत तगड़ी नहीं। तो मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो क्या मैं बोल दूं जिसका लैम्डा कम एनर्जी ज्यादा एंड मोस्ट हार्ड, है ना। तो हार्ड एक्सरे किसको बोलते हैं, बताता ना, हार्ड और सॉफ्ट, जिसकी एनर्जी ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा हार्ड एक्सरे बोलते हैं। तो एनर्जी ज्यादा है ना, हार्डनेस ज्यादा, हार्ड विल बी द एक्सरे, हार्ड विल बी द एक्सरे, ठीक है। तो मैं बोल दूं इन सब में सबसे कम लैम्डा इसका है, तो सबसे हार्ड ये है, तो मोस्ट हार्ड एक्सरे। तो इन सब में सबसे ज्यादा हार्ड ये एक्सरे, ठीक सर। अच्छा इसमें हार्ड की जगह पेनिट्रेशन पावर भी, अरे यार ये हार्ड है, ठीक है, हार्ड की जगह पेनिट्रेशन पावर भी पूछ लेता कई बार, मोस्ट हार्ड और है ना हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो इन सब में से कौन सी एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है, तो मैं बोल दूं जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा एनर्जी 0.1 एंगस्ट्रॉम वाली एक्सरे की है। जितना कम लैम्डा उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर या उतनी ज्यादा एनर्जी, तो जितना कम लैम्डा उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर और उतनी ज्यादा हार्ड एक्सरे बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी ऑब्स्टेकल में से भी पार हो जाती है हार्ड एक्सरेस, ठीक सर। आगे आ जाओ, अगला, ठीक है। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। और देखो तो ये एक्सरे के छोटे मोटे क्वेश्चन। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन देते हैं, इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज applied in X-ray tube is 20,000 electron volt, volt, then कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। अब देख कट ऑफ वेवलेंथ जिसको नहीं पता बर्बाद, कट ऑफ वेवलेंथ विल बी, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे विल बी, तो जो एक्सरे एमिट होगी उसकी कट ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी। ओके सर, आ जा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, कर ले सॉल्यूशन सर। तो याद है कट ऑफ वेवलेंथ, और उसमें याद थोड़ा सा बेसिक से बताता हूं, याद है इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतनी आती है, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, के ई मैक्सिमम। तो ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, क्लियर है। और ये एनर्जी सारी एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है, वन शॉट सारी की सारी एनर्जी का एक्सरे। तो बोल दो लैम्डा कट ऑफ, तो एक्सरे की एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्सरे। ए बेटा सबसे तगड़ी, तो सबसे तगड़ी याद है एक्सरे वो होती है जिसमें सारी एनर्जी एक शॉट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां से मैं बोल दूं 12400 अपॉन एनर्जी कितनी एक्सरे की, तो ये आ जाएगा E इंटू वी एक्सेलरेटिंग। तो यहां से आ जाएगा बेटा 12400 अपॉन 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.62, तो ये आ जाएगा लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू 0.62 एंगस्ट्रॉम। ये तो 0.62 एंगस्ट्रॉम वुड बी द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरे। ये तो जो सबसे तगड़ी एक्सरे आएगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम और 0.62 होगी, क्लियर है। तो ग्राफ 0.62 से चालू होगा, इससे छोटी एक्सरे पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इसमें और घुमा के भी क्वेश्चन देता है, इधर देखो, ये देख इसमें थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन भी देता है। तो मैं बोल दूं इसका जो ग्राफ बनेगा, चला जा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0.62 से स्टार्ट होगा, और बाकी नंबर ऑफ एक्सरे या इंटेंसिटी, इनका ग्राफ कैसा बनता है मैं बता चुका हूं तेरे को। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनता कैसे, ये कुछ पीक्स आती है, वो क्यों आती है, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, ये कंटीन्यूअस वेवलेंथ। तो 0.62 से चालू होगा ग्राफ, ठीक सर। अब इसमें घुमा के क्वेश्चन सर कुछ कह रहे थे आप, एग्जांपल 6 वो है बोलेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्सरे ट्यूब, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज of X-ray tube is 31 kilovolt. Then which wavelength of X-ray will not be produced by this tube, will be produced, ठीक है। A 0.32
2 एंगस्ट्रॉम, B 0.6 एंगस्ट्रॉम, C 1 एंगस्ट्रॉम, D 1.5 एंगस्ट्रॉम। इनमें से कौन सी एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगी? ठीक है साहब, आ जाओ। अब ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया बेटा, अब बच्चा उलझ जाता है। देखो सुनना, क्या मैं बोल दूं जब भी एक्सरे का एक्सपेरिमेंट होता है तो सबसे तगड़ी एक्सरे या सबसे कम वेवलेंथ वाली, तो कट ऑफ वेवलेंथ कितनी होती है पता है तेरे को? कट ऑफ लेमडा कट ऑफ इज इक्वल टू 12400 अपॉन एनर्जी ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू ईवी एक्सेलरेटिंग, जितनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबका एक्सरे बना दो। इससे छोटा या इससे तगड़ा एक्सरे आप बना ही नहीं सकते, इससे छोटी वेवलेंथ नहीं बना सकते एंगस्ट्रॉम में। चलो आ जाओ, तो ये आ जाएगा 12400 अपॉन 31000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दी दिया, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 31000 है। देखो 31000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे ही डिवाइड करा ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जैसे मैंने डिवाइड करा बेटा, तो कितना आ जाएगा? ये 0.4 है ना, यही आ रहा ना, 0.4 एंगस्ट्रॉम। तो क्या मैं बोल दूं ये जो ट्यूब मैंने काम में ली है, इसमें 0.4 एंगस्ट्रॉम से छोटी एक्सरे बन नहीं सकती। अरे कौन बनाएगा? बनाने वाला तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी डालने वाला एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। इससे तगड़ा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता और इससे छोटी एक्सरे बन नहीं सकती। तो क्या मैं बोल दूं ये जो ग्राफ है वो 0.4 से स्टार्ट होगा? ए बायोलॉजी 0.4 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होगा, इससे छोटा लेमडा आ नहीं सकता, सवाल ही पैदा। तो 0.4 से छोटा एक्सरे कभी नहीं आ सकता। सॉरी, ये तो आएंगे, मतलब 0.4 से छोटा एक्सरे कभी नहीं आ सकता। बड़े तो आएंगे, ये एमिट होगा, ये होगा, ये होगा। ये कहां से लाओगे? 0.2 का एक्सरे एमिट करना है तो 62 किलो वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। ट्यूब एक्सरे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए 62 किलो वोल्ट। वोल्टेज लगाओ, मतलब आधा है तो डबल वोल्टेज। समझ गए? 0.4 से छोटा एक्सरे नहीं आएगा। 100 बात की एक बात सर समझ में आ गई? There would not be any X-ray having wavelength less than 0.4. ठीक है, अब इसका उल्टा क्वेश्चन, एग्जांपल साथ उल्टा। If cut off wavelength produced by X-ray tube द्वारा produced cut off wavelength is lambda cutoff is equal to point ले लो 0.2 एंगस्ट्रॉम कर दो, 0.2 एंगस्ट्रॉम। then accelerating voltage of tube will be ठीक है। तो ट्यूब का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना होगा ये बताना है। ओके सर, आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं लेमडा कट ऑफ इज इक्वल टू 12400 अपॉन ई इंटू वी एक्सेलरेटिंग। ठीक सर, तो ई इंटू वी एक्सेलरेटिंग इज इक्वल टू यहां पे 12400 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम में रख दो, लेमडा कट ऑफ एंगस्ट्रॉम में रख दो, तो आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक सर, तो यहां से लिख दो 12400 अपॉन लेमडा, तो लेमडा कितना आ जाएगा बेटा? 0.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये रखा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई, तो यहां से काटो कितना आ जाएगा? ई इंटू वी एक्सेलरेटिंग। तो यहां से ई इंटू वी एक्सेलरेटिंग इज इक्वल टू, यहां से काटो कितना आ जाएगा? तो ये 62000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से ई से ही गया, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना आ गया बेटा? 62 किलो वोल्ट। तो 62 किलो वोल्ट या 62,000 वोल्ट आपकी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होना चाहिए अगर आपको 0.2 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे बनानी है। तो क्या मैं बोल दूं कट ऑफ वेवलेंथ और इसमें रिलेशन आ गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कट ऑफ वेवलेंथ एंड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। जितना ज्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होगा उतनी छोटी कट ऑफ वेवलेंथ होगी, या यूं बोल दो जितनी छोटी कट ऑफ वेवलेंथ होगी उतना तगड़ा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होगा। यस सर, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज विल कंट्रोल द कट ऑफ वेवलेंथ। यस सर, आ जाए बेटा। हाँ, अब यही चीज वो ग्राफ देके पूछ सकता है। जैसे अभी मैं कंटिन्यूअस वेवलेंथ ही बना रहा हूं, क्योंकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई नहीं तो मैं बना नहीं रहा हूं। या चल बना देते हैं, पर ध्यान मत देना इस पे, ये पीक पे ध्यान मत दे, क्योंकि अभी इसका ज्ञान हमारे को कम है। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूं ना, इन पीक्स को, क्योंकि इसकी अभी हमारे को नॉलेज नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा ग्राफ ये बना, ठीक है, एक सॉलिड लाइन वाला ग्राफ 1 और ये डॉटेड लाइन वाला 2। देन
विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ये दो ग्राफ है, सॉलिड और ये ए, है ना। सॉलिड वाले को 1 ग्राफ बोला मैंने और डॉटेड वाले को 2। ए आई फिलामेंट 1 इज इक्वल टू या इज ग्रेटर देन आई फिलामेंट 2, है ना। बी आई फिलामेंट 1 इज लेस देन आई फिलामेंट 2। सी वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 1 is greater than V accelerating voltage 2. D V accelerating voltage 1 is less than V accelerating voltage 2. ये चार ऑप्शन दिए बेटा, दो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज में कंपैरिजन के और दो फिलामेंट करंट में। ठीक साहब, अभी तो देखना बेटा, क्या मैं बोल दूं जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है ये और ये, तो मैं बोल दूं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 2 का ए इधर कट ऑफ वेवलेंथ है, सॉरी ये कट ऑफ, ये लेमडा का ग्राफ था यार, ग्राफ तो लिखा ही नहीं मैंने। दिस इज लेमडा वर्सेस इंटेंसिटी कर्व। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं कट ऑफ वेवलेंथ जो पहले में आई लेमडा 1 कट ऑफ से लेमडा 2 कट ऑफ ज्यादा छोटी है, ये तो लेमडा 1 से लेमडा 2 कट ऑफ ज्यादा छोटी है। दिस कट ऑफ वेवलेंथ इज लेसर देन दिस कट ऑफ वेवलेंथ, तो मैं बोल दूं लेमडा 2 कट ऑफ इज लेस देन लेमडा 1 और वो ज्यादा कट ऑफ छोटी है, तो क्या मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 2 एक्सरे, है ना। 2 की एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होगी 1 से। बेटा सेकेंड ट्यूब में या सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एनर्जी कट ऑफ एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो मैं बोल दूं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, अरे यूं कर दो, एंड ई वी एक्सेलरेटिंग इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा कट ऑफ, तो मैं बोल दूं इसके लिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 2 का ज्यादा होगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो मैं बोल दूं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 2 में ज्यादा होगा। और वैसा ही बात है बेटा, तेने ट्यूब का पोटेंशियल बढ़ाया होगा तभी तो कट ऑफ वेवलेंथ घटी है। जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे ट्यूब का उतनी कट ऑफ वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, क्योंकि उतना तगड़ा इलेक्ट्रॉन टकराएगा और जितना तगड़ा टकराएगा उतनी तगड़ी एक्सरे, और जितनी तगड़ी एक्सरे उतना कट ऑफ कम, तो बोल दो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 2 का ज्यादा है। सर फिलामेंट करंट याद है मैंने बताया था, फिलामेंट करंट नंबर ऑफ एक्सरे कंट्रोल करता है। ए याद कर वो कल का डायग्राम, फिलामेंट करंट जितना ज्यादा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, थर्माइनिक एमिशन बढ़ेगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और उतनी ज्यादा एक्सरे बनेगी। लेकिन अभी यहां नंबर सेम दिए, देखो इंटेंसिटी सेम दी आगे, ये तो शुरू में कर है ना, तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी सेम है, तो आई इंटेंसिटी ऑफ 1 ग्राफ बराबर इंटेंसिटी ऑफ 2, दोनों एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी सेम, वेवलेंथ की इंटेंसिटी सेम आ रही है, इसका मतलब सेम एक्सरे बनी है, नंबर सेम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेम एमिट हो रहा है, यानी कि फिलामेंट करंट सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एमिट करने वाला फिलामेंट करंट है, तो IF1 बराबर IF2। फिलामेंट करंट विल बी इक्वल, क्योंकि फिलामेंट करंट ही हीट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, तो दोनों बार एक्सपेरिमेंट में फिलामेंट करंट वो सेम। यस सर, तो इंटेंसिटी ऊपर नीचे कर्व को करेगा फिलामेंट करंट और इस कट ऑफ वेवलेंथ को आगे पीछे करेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। क्लियर है? चलो सर एक फिलामेंट करंट वाला क्वेश्चन देता हूं, एग्जांपल 8, ये देख, ये जैसे एक ग्राफ ये है, ये दूसरा ग्राफ ये है, for given graph कहां से आया? obtained by X-ray tube. Which option is correct? Which option is correct? अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, बताना कौन सा सही है। ए V एक्सेलरेटिंग 1 से V एक्सेलरेटिंग 2 ज्यादा है। B V एक्सेलरेटिंग 1 स्मॉल कर दो, V एक्सेलरेटिंग 1 ज्यादा है V एक्सेलरेटिंग 2 से। C I फिलामेंट 1 बराबर I फिलामेंट 2। D I फिलामेंट 1 से I फिलामेंट 2 ज्यादा है। E एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 1 और 2 का इक्वल है।
ये 5 ऑप्शन है बेटा। तो 3 ऑप्शन तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज में और 2 फिलामेंट करंट के। चल आ जाओ बेटा, सबसे पहले यहां निगाह मार। तो मैं बोल दूं दोनों ट्यूब में कट ऑफ वेवलेंथ सेम आई, दोनों ट्यूब में, दोनों एक्सपेरिमेंट में कट ऑफ वेवलेंथ सेम आई। व्हाट डू मीन बाय कट ऑफ वेवलेंथ? जब सबसे तगड़ी एक्सरे बने उसकी वेवलेंथ और सबसे तगड़ी एक्सरे का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है और दोनों में सेम है, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम है। जो इलेक्ट्रॉन टकराया उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है और वो एनर्जी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ने डाली। तो मैं बोल दूं ए लैम्डा, सॉल्यूशन में देख, सॉल्यूशन देख, लैम्डा कट ऑफ सेम, कट ऑफ सेम फॉर 1 and 2, सेम फॉर 1 and 2, फॉर 1 and 2। तो मैं बोल दूं हेंस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, हेंस के मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, के मैक्सिमम ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहा है वो इलेक्ट्रॉन इज सेम। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन की, तो ई वी एक्सेलरेटिंग 1 इज इक्वल टू ई वी एक्सेलरेटिंग 2। तो दोनों बार जो इलेक्ट्रॉन टकराया उसके बाद एनर्जी ई वी होगी और वो इक्वल है। तो मैं यहां से बोल दूं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 1 बराबर 2, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 2। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम है, तो 1 बराबर 2, ये गलत, ये गलत, 1 बराबर 2, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 1 बराबर 2। एक ऑप्शन तो ये हो गया। और देखो, अच्छा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करूं तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी यहां कम है और यहां ज्यादा है। बोलो तो इंटेंसिटी कौन से ग्राफ में ज्यादा है? 2 में। तो क्या मैं बोल दूं 2 में नंबर ऑफ एक्सरे ज्यादा है? तो 1 से 2 में एक्सरे ज्यादा है। तो इंटेंसिटी इन 2 इज ग्रेटर देन 1। तो एक्सरे, तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी इन 2, इंटेंसिटी इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ज्यादा एक्सरे बन रही है 2 में, ये देखो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ज्यादा एक्सरे बाहर निकली है 2 में, और अगर ज्यादा एक्सरे बाहर निकली है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा है। एक्सरे बनने की प्रोबेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन। तो बोल दूं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन 2 में ज्यादा है 1 से। तो 2 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा है, इसका मतलब एमिट ज्यादा हुआ है और एमिट करता है फिलामेंट करंट। तो मैं बोल दूं 2 का फिलामेंट करंट ज्यादा है 1 से। बेटा इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब एक्सरे ज्यादा बनी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकरा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकरा है मतलब एमिट ज्यादा हुआ है और एमिट करता है फिलामेंट करंट, क्योंकि थर्माइनिक एमिशन होता है। यस सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर ये सारी बातें समझ में आई सर, लेकिन आपने एक बात नहीं करी, ये वाली चोटी, इसकी बात नहीं करी। ये आगे पढ़ेंगे अभी, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ तब देखेंगे। तो सर ये सारी बातें तो समझ में आ गई हमारे को, ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चन, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। तब 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है कि नहीं? हेलो हेलो